So from this class, you will get to know what is exercise biochemistry, what is the importance of biochemical monitoring, and what are the different biochemical markers that are used in sports and exercise. ये क्लास अटेंड करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा एक्सरसाइज बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बायोकेमिकल मॉनिटरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और बायोकेमिकल मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स यूज किया जाता है. ठीक है. Already I have explained what is the definition of exercise biochemistry. Exercise biochemistry is a branch of science which examines the effect of exercise at the molecular level. So ये एक विज्ञान है जो एक्सरसाइज की इफेक्ट्स मॉलिक्यूलर लेवल्स पर कैसा हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करता है. ठीक है. सो व्हाट इज बायोकेमिकल मार्कर? बायोकेमिकल मार्कर करके कौन सा मार्कर को हम बोल सकते हैं? कोई भी बायोकेमिकल कंपाउंड जो ब्लड में रहता है और रोगग्रस्त स्थिति में इसका लेवल्स बढ़ जाता है और रोग को निर्धारण करने के लिए हेल्पफुल होता है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल मार्कर. सो व्हाट इज द बायोकेमिकल मार्कर? एनी बायोकेमिकल कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन योर ब्लड and its levels will be altered when you are diseased. When you are in diseased condition, levels of this parameter will change, and this monitoring of this parameter will be helpful to diagnose the disease. This kind of compound can be called as biochemical marker. For example, sugar, blood sugar. Blood sugar, when we are measuring, if the person is having sugar, if the person is having diabetes, ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा हो जाता है, तो ब्लड शुगर मापने से हम लोगों को पता चल जाता है वो क्या इनको डायबिटीज है या नहीं. तो हियर ग्लूकोज इज यूज्ड एज बायोकेमिकल मार्कर टू डायग्नोज डायबिटीज, राइट. और थायराइड है तो थायराइड हार्मोन की लेवल्स इधर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा. थायराइड लेवल्स नॉर्मल से इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. अगर थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल से कम हो गया तो हम उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट. तो थायराइड हार्मोन मापने से हम लोगों को थायराइड ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये पता चल जाए. तो थायराइड हार्मोन्स आर यूज्ड एज बायोकेमिकल मार्कर्स इन दिस केस. आयरन लेवल मापने से हम लोगों को न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में पता चल जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी है क्या या नहीं है. तो आयरन इज ए बायोकेमिकल मार्कर. हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो ए बायोकेमिकल मार्कर, क्योंकि हीमोग्लोबिन मापने से हम लोगों को अनीमिया है या नहीं है ये पता चल जाता है. ठीक है. सो व्हाट इज अ बायोकेमिकल मार्कर? एनी बायोकेमिकल कंपाउंड दैट विल ऑल्टर इन डिसीज्ड कंडीशन. ऑल्टर मतलब चेंज हो जाता है, इसका स्तर ब्लड में डिसीज्ड कंडीशन में चेंज होता है, ताकि इसका मापने से हम लोगों को आइडिया मिल जाता है क्या ये कंडीशन नॉर्मल है या अबनॉर्मल है. ओके. सो दीज आर द डिफरेंट बायोकेमिकल पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन. ओके. स्पोर्ट्स मेडिसिन में ये सब पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं एथलीट की हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में पता करने के. ठीक है. व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? आयरन प्रोफाइल, kidney function test, lipid profile, serum enzymes, hormones, vitamins, minerals, electrolytes, and complete blood picture. These are the parameters. Iron profile क्यों मापते हैं हम? आयरन प्रोफाइल मापने से हम लोगों को पता चल जाता है क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है क्या एथलीट की. हेलो क्लास. मल्लिचंदम भाई. पैरामीटर्स को मापने से हम लोगों को पता चल जाता है क्या इसका आयरन इनटेक ठीक है क्या, एथलीट की आयरन इनटेक नॉर्मल है या कम है, कुछ इंप्रूवमेंट्स करना है, वो पता करने के लिए हम करते हैं आयरन प्रोफाइल टेस्टिंग. और किडनी फंक्शन टेस्ट इसमें शामिल है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन. ये टेस्ट करने से हमको पता चल जाता है मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है और किडनी की फंक्शन कैसा चल रहा है, किडनी फंक्शन नॉर्मल है या कुछ अबनॉर्मलिटी चल रहा है. ये देखने के लिए ये पैरामीटर्स हम टेस्ट करेंगे.
और लिपिड प्रोफाइल, ये पैरामीटर्स जो है लिपिड प्रोफाइल के अंदर, ये सब इंफॉर्मेशन देता है एथलीट की मेटाबॉलिज्म के बारे में। एथलीट में लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, हाइपरलिपिडीमिया है क्या, इसका कुछ प्रॉब्लम है क्या, न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है क्या, ये फूड में लिपिड नॉर्मल ले रहा है या ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, ये सब पता चल जाता है। और सीरम एंजाइम्स जो है, ये पैरामीटर्स इंफॉर्मेशन देता है मसल हेल्थ के बारे में। मसल का अगर कुछ डैमेज हो गया तो ये एंजाइम के लेवल्स बढ़ जाता है। इससे हम लोगों को पता चल जाता है, टेस्ट करने से हम लोगों को पता चल जाता है मसल डैमेज हुआ है या नहीं है, और डैमेज ऑलरेडी हो गया तो रिकवरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एंड वी आल्सो टेस्ट हार्मोन्स टू चेक एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक बैलेंस। ये जो कॉर्टिसोल है कैटाबॉलिक हार्मोन है, बॉडी में ज्यादातर कैटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एनाबॉलिक हार्मोन कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है। तो कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की टेस्टिंग करने से हम लोगों को पता चल जाता है बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बैलेंस स्टेट में चल रहा है या कैटाबॉलिज्म ज्यादा है और एनाबॉलिज्म कम हो गया, ये देखने के लिए हम हार्मोन्स का टेस्टिंग करते हैं। और विटामिन का टेस्टिंग हम करते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी को देखने के लिए। विटामिन डेफिशिएंसीज आर कॉमन इन एथलेट्स, सो डेफिशिएंसीज है क्या ये देखने के लिए हम विटामिन की टेस्ट करते हैं। और मिनरल्स में आता है कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सब, एंड दीज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द health and recovery of the athletes. If you see, calcium is important for bone formation, phosphate is also important for bone formation and for ATP synthesis. Magnesium is important for the recovery of the athletes. So इन सब minerals की levels ठीक है या नहीं, वो देखने के लिए minerals की टेस्ट करते हैं। और electrolytes are very important fluid balance. बॉडी में fluid balance, water balance को maintain करने के लिए electrolytes बहुत important है। अगर एथलीट को डिहाइड्रेशन हो गया या ओवर हाइड्रेशन हो गया, उस स्थिति को जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो है वो ओवरऑल ब्लड हेल्थ के बारे में ओवरऑल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हम लोगों को। ओके, so these are the parameters which are used in sports medicine on regular basis to know about the athlete. What are those? Iron profile, kidney function test, lipid profile, serum enzymes, hormones, vitamins, minerals, electrolytes, and complete blood picture. These names must be little difficult for you. Try to remember. We will discuss about each and every parameter again. So repeatedly we will discuss so that you can memorize those words. So all over, what is the importance of biochemical monitoring in athletes? बायोकेमिकल मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, एथलीट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसा है, हेल्थ कैसा चल रहा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, बोन और मसल हेल्थ ठीक है या नहीं, इन्फ्लेमेशन कुछ है क्या, ये देखने के लिए, फ्लूइड बैलेंस को चेक करने के लिए, डिहाइड्रेशन को मेजर करने के लिए, और ट्रेनिंग लोड एंड रिकवरी कैसा चल रहा है, ये देखने के लिए हम बायोकेमिकल मॉनिटरिंग करते हैं। Already all this we have discussed. So today I'll be discussing about nutritional markers, muscle damage markers, and bone health markers. So biochemical markers which are used to know the nutritional status of an athlete are nothing but nutritional markers. Biochemical markers जो भी muscle damage के बारे में पता करने के लिए करते हैं उसको हम कहते हैं muscle damage markers. जो भी biochemical marker bone or muscle health मापने के लिए, and we have metabolic markers also, we have hormonal markers also, and we have inflammatory markers. So and inflammatory markers. न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता करने के लिए हेल्पफुल होता है,
और muscle damage markers will be helpful to understand the muscle health of the athlete, and bone markers will be helpful to understand the bone health of the athlete. मेटाबॉलिक मार्कर्स एथलेट की मेटाबॉलिज्म के बारे में पता करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, और हार्मोनल मार्कर्स इंफॉर्मेशन देता है एथलेट की ट्रेनिंग लोड और रिकवरी ठीक से चल रहा है या कुछ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, ये देखने के लिए। और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को हम टेस्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। Today we will discuss about nutritional markers, muscle damage markers, and bone health markers. So first we'll discuss in detail about nutritional markers. So athlete performance और recovery को help करने के लिए nutrition is very important. So optimum nutrition is very important to maintain the performance of the athlete and to improve the recovery of athletes. Nutritional deficiencies are very common in athletes. Athletes में nutritional deficiencies बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर कैल्शियम डी की डेफिशिएंसी हो गया एथलेट्स में, इसकी वजह से इंजुरी रिस्क ज्यादा हो जाता है और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी ज्यादा होता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी वुड लीड टू स्ट्रेस फ्रैक्चर्स एंड इंजुरीज इन एथलेट्स। और आयरन की डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो अनीमिया होने का चांसेस है। और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डेफिशिएंसीज अगर हो गया तो इसकी वजह से एनर्जी लेवल्स कम हो जाता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो अगर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की डेफिशिएंसी हो गया तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस कम होने का चांसेस है एथलेट्स में। और विटामिन ई डेफिशिएंसी हो गया तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ठीक से मेंटेन नहीं होगा, इसकी वजह से एरिथ्रोसाइट हिमोलाइसिस हो सकता है या मसल डैमेज भी हो सकता है। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर वेरी कॉमन। अमॉन्ग दोज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, iron, folic acid and B12 deficiency, B complex vitamin deficiencies and vitamin E deficiencies are very very common. So हम क्या मापते हैं बायोकेमिकल न्यूट्रिशनल स्टेटस पता करने के लिए, क्या क्या बायोकेमिकल पैरामीटर्स की यूज किया जाता है। सो वी विल एस्टिमेट आयरन लेवल्स, वी विल एस्टिमेट फेरेटिन लेवल्स, मैग्नीशियम लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स, phosphate levels, vitamin D levels and B12 levels. ये जो values दिया गया है वो normal range है। Suppose if you talk about iron, iron की normal range males में होता है 59 to 150. अगर 59 to 150 के बीच में आया तो value, that means it is normal. 59 से कम आया, इसका मतलब है iron की deficiency है। अगर 150 से ज्यादा आया, इसका मतलब है iron ओवरलोड हो गया है, आयरन एक्सेसिव हो गया बॉडी में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रेंज। हर एक पैरामीटर के लिए एक नॉर्मल रेंज होता है। एवरी पैरामीटर विल हैव वन नॉर्मल रेंज। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कितना होना चाहिए बॉडी में? यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट द रेफरेंस रेंज ऑफ ग्लूकोज 60 to 110 mg per dl होना चाहिए। अगर 60 से कम हो गया तो हम कहते हैं हाइपो, लेसर देन द नॉर्मल। अगर 110 से ज्यादा हो गया हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब मोर देन द नॉर्मल। सो हर एक बायोकेमिकल पैरामीटर एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए हमारा बॉडी में, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम रेंज। उसी रेंज में होना चाहिए। कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है हेल्थ के लिए और ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है। सो व्हाट आर द न्यूट्रिशनल मार्कर्स दैट वी मेजर ऑन रेगुलर बेसिस? आयरन, फेरेटिन, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, vitamin D and vitamin B12. First we'll discuss about iron profile parameters. इस प्रोफाइल में शामिल है आयरन, सीरम फेरेटिन, total iron binding capacity and transferrin saturation. Already I have explained about all these parameters when we were discussing about anemia. Why we are measuring iron? Because iron is the component of hemoglobin. Hemoglobin is a red colored metalloprotein that is present in our RBC. Hemoglobin RBC के अंदर रहता है। Hemoglobin को बनाने के लिए हमको आयरन चाहिए। Iron is a component of heme
So iron is required for the synthesis of hemoglobin. अगर हमारा बॉडी में आयरन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनेगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में कम हो जाएगा और ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता में कम हो जाएगा. ओके, तो along with hemoglobin, estimation of iron will give information about the health status or nutritional status of an athlete. And what is ferritin? Ferritin एक प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करता है हमारा बॉडी में. So, अगर फेरेटिन की लेवल्स कम हो गया, इसका मतलब है हमारा स्टोरेज कम हो गया, आयरन की स्टोरेज या बैकअप कम हो गया. अगर फेरेटिन लेवल्स कम है तो एथलेट्स हेवी ट्रेनिंग के दौरान जल्दी एनीमिक हो सकता है, जल्दी दे मे गो गेट एनीमिया. So when you are giving heavy trainings, you should make sure the athlete is having optimum levels of ferritin and good amounts of iron in his body. Chalo, let's quickly recap the metabolism of iron. If you see the metabolism of iron, you will get iron from two different kind of food sources in your food sources. One is non-vegetarian sources and vegetarian sources. When you eat non-vegetarian sources, you get iron in the form of heme. When you eat vegetarian sources, you get iron in the form of ferrous or ferric. After ingestion of food, iron will be digested in your intestine. After that, iron will be released into the plasma or blood. Blood में iron एक प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, इसके साथ बाइंड होकर ट्रांसफर होता है. उस प्रोटीन का नाम है ट्रांसफेरिन. ब्लड में रिलीज होने के बाद आयरन ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड हो जाता है. और ये जो ट्रांसफेरिन है ना, ये आयरन को डिफरेंट साइट्स में डिलीवरी करता है. क्या क्या साइड में डिलीवरी हो जाएगा आयरन का? एक फर्स्ट साइट है बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में आयरन की जरूरत ही है आरबीसी को बनाने के लिए. आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर बोन मैरो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आरबीसी और इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन. So transferrin release iron to bone marrow, and transferrin also releases iron to muscles in order to produce myoglobin. और ज्यादा है तो transferrin will transport iron to liver. लिवर में आयरन एक प्रोटीन के रूप में स्टोर होता है, वो है फेरेटिन. फेरेटिन is the storage form of iron that is present in your liver. And whenever RBC are lysed, after 120 days, RBC will be lysed. And when the RBC are lysed, hemoglobin will be released into the blood. Again, that will break down into heme and globin. And heme में जो iron है, वो फिर से circulation में आ जाएगा. फिर से वो RBC production के लिए या myoglobin की production के लिए use किया जाएगा. So ये एक बार अगर iron digestion हो गया, absorption हो गया, मतलब excretion बहुत कम होता है body में. आयरन की एक्सक्रीशन तब होता है जब आपका म्यूकोजल सेल्स एक्सक्रीट हो गया या हेयर लॉस हो गया या ब्लड लॉस हो गया. इन स्थिति में आयरन की लॉस होता है बॉडी से. सो आयरन एंट्री इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड इफ यू आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ आयरन. अगर बॉडी में ऑलरेडी आयरन की लेवल्स काफी है तो अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, बॉडी विल ऑटोमेटिकली रेगुलेट. अगर आयरन की लेवल्स कम हो गया तो अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा. अगर आयरन की लेवल्स ज्यादा हो गया तो अब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. दिस इज हाउ आयरन अब्जॉर्प्शन इज मेंटेन्ड. आयरन एक हार्मोन, आयरन मेटाबॉलिज्म को एक हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है, वो है हेप्सिडिन. अगर बॉडी में आयरन की लेवल्स ज्यादा है तो हेप्सिडिन लेवल्स कम हो जाएगा. अगर आयरन की लेवल्स कम है तो हेप्सिडिन लेवल्स ज्यादा हो जाएगा. ओके, so what are iron rich foods? How do you get iron? When you eat all these foods, you get iron. One second. Problem to open the link, Zoom link open करने में कुछ दिक्कत हुआ है क्या? आयरन मिलता है हीम की फॉर्म में. ओके, व्हेन यू ईट वेजिटेरियन फूड यू गेट आयरन इन द फॉर्म ऑफ इधर फेरिक स्टेट या फेरस स्टेट में मिल जाता है. ठीक है, फ्री आयरन मिल जाता है वेजिटेरियन फूड का है तो व्हाट एवर इट इज, व्हेन यू ईट
फूड खाने के बाद डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन हो जाता है। एक बार अब्जॉर्प्शन होने के बाद जो आयरन ब्लड में रिलीज होगा वो ब्लड में एक प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, उस प्रोटीन का नाम है ट्रांसफेरिन। आफ्टर डाइजेशन iron when it reaches the blood it will bind with a protein called transferrin. Transferrin का काम क्या होता है? आयरन का ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी में व्हीकल जैसा काम करता है ये। इट ट्रांसपोर्ट्स आयरन टू डिफरेंट टिश्यूज। कहाँ कहाँ ले जाता है ये आयरन को बोन मैरो तक ले जाएगा, ताकि बोन मैरो आयरन को लेकर हीम को बना सकता है और हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज कर सकता है और आरबीसी को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफेरिन है आयरन को मसल्स में भी लेके जाएगा, क्योंकि मसल्स में मायोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता है। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो आयरन को ये लिवर तक लेके जाएगा। लिवर में ये जो एक्सेसिव आयरन है वो फेरेटिन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हमारा बॉडी में आयरन का दो मेन काम है, आरबीसी की प्रोडक्शन और मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन और मायोग्लोबिन की प्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कहाँ होता है? इधर। मायोग्लोबिन प्रोडक्शन मसल्स में होता है। इन दोनों को सप्लाई करने के बाद भी अगर ब्लड में ज्यादा है तो आयरन, वो एक्सेसिव आयरन जो है वो फेरेटिन के रूप में लिवर में स्टोर हो जाता है। आज मैंने ज्यादा आयरन खा लिया, कल मेरा आयरन अवेलेबिलिटी कम है, तो ब्लड में अगर आयरन की लेवल्स कम हो गया तो तब फेरेटिन आयरन को ब्लड में रिलीज करेगा। ओके, सो आज ज्यादा हो गया, एक्सेसिव स्टोर होगा, कल कम होगा तो ये स्टोरेज से थोड़ा आयरन रिलीज हो जाएगा, ताकि जो फंक्शंस के लिए आयरन चाहिए वो फंक्शन ठीक से चलेगा। ठीक है, और एक बार आरबीसी प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, ये 120 डेज तक जिंदा रहता है। 120 डेज होने के बाद आरबीसी ऑटोमेटिकली लाइज हो जाता है, आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाता है। एक बार आरबीसी ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर है वो रिलीज हो जाएगा, वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसकी वजह से फिर से आयरन रिलीज हो जाएगा, वो जो आयरन रिलीज हुआ है वो फिर से यूज किया जाएगा। ठीक है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। आयरन इज utilized for RBC formation. RBC will lyse after 120 days. Again, it releases iron out of RBC. Again, this will be again for RBC production. ठीक है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन अगर ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया या मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लड लॉस जब होता है बॉडी से, तब आयरन हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है, या कुछ सेल्स की डेथ हो गया, सेल्स एक्सक्रीट हो गया, म्यूकोजल सेल्स जो इंटेस्टाइन की सेल्स होता है उसमें थोड़ा मात्रा में आयरन रहता है, जो अब्जॉर्ब्ड आयरन है वो उस सेल्स में रहता है। अगर ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग लाइनिंग सेल्स एक्सक्रीट हो गया तब भी थोड़ा आयरन बॉडी से बाहर चला जाता है। हेयर फॉल की वजह से भी थोड़ा आयरन लॉस होता है बॉडी में, नहीं तो आयरन लॉस बहुत मुश्किल है। एक बार एंट्री होने के बाद आयरन बाहर नहीं जाता है, ओके, इतना जल्दी, until unless there is a blood loss or there is a hair fall or there is a tissue loss। ठीक है, और जब भी अगर आपका बॉडी में आयरन लेवल्स काफी है, ऑलरेडी यू हैव इनफ आयरन लेवल्स, तो क्या होता है, बॉडी क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन को कम करेगा ऑटोमेटिकली। ओके, इट इज ऑटोमेटिक मैकेनिज्म वी हैव। अगर बॉडी में आयरन लेवल्स ज्यादा है तो अब्जॉर्प्शन अपने आप कम हो जाएगा, उसकी वजह से और ज्यादा आयरन अंदर ना जा सके। ठीक है, अगर बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है, ब्लड में आयरन की लेवल्स कम है, हीमोग्लोबिन की लेवल्स कम है, तब बॉडी क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। Absorption rate will be increased so that more amount of iron will be taken inside the body. So it's a regulatory mechanism. Non-vegetarian foods. If you want to raise your iron levels, best foods are non-vegetarian foods. क्योंकि non-vegetarian food में iron हीम के रूप में शामिल होता है, तो वो हीम लेने के बाद, absorb होने के बाद immediately hemoglobin synthesis के लिए utilize कर सकते हैं आपका बॉडी। ओके, और वेजिटेरियन फूड्स में से भी आयरन मिल जाता है। सो व्हाट आर द वेजिटेरियन फूड्स व्हिच प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ आयरन? स्पिनाच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, raisins are best source of iron, potato, broccoli, dried beans, all these are the good sources of iron.
And what is the best way to increase the iron absorption? When you eat non-vegetarian food and vegetarian food, mixed food, then the absorption will be maximum. सोचो नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से आपको अब्जॉर्प्शन रेट 20% होता है और वेजिटेरियन फूड खाने से अब्जॉर्प्शन रेट 5 to 10% होता है, लेकिन मिक्स्ड फूड खाने से अब्जॉर्प्शन रेट 30% के आसपास होता है. So if you are eating mixed food, if you are taking veg and non-veg both in your diet, absorption rate ज्यादा रहता है आयरन की. Your body can absorb maximum amount of iron. और आयरन अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ ट्रिक्स है. ऑलवेज ट्राई टू टेक विटामिन सी रिच फूड्स अलोंग विद आयरन रिच फूड. अगर जब भी आप आयरन रिच फूड्स खाते हैं, लाइक सपोज यू आर ईटिंग चिकन और मटन, ट्राई टू टेक वन लेमन जूस अलोंग विद इट. जो लेमन जूस में होता है विटामिन सी. विटामिन सी आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करेगा. ओके, व्हेनेवर यू आर टेकिंग विटामिन सी अलोंग विद आयरन रिच फूड, automatically absorption will be increased. And cook plant foods that contain iron and combine animal foods and vegetarian foods. When you are combining both the foods, absorption rate will be good. If you are cooking foods in iron pots, that also will increase the iron content in your foods. Okay, and what not to be done in order to increase iron absorption? Don't take tea, coffee and cola immediately after food intake. खाना खाने के बाद तुरंत अगर टी, कॉफी या कोला लिया तो उसमें जो केमिकल्स होता है वो आयरन अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है. So you need to give minimum 3 hours time after food to have these. Don't drink tea, coffee along with your meals. क्योंकि मील्स में जो आयरन है उसकी अब्जॉर्प्शन को ये चीज obstruct करेगा या inhibit करेगा. Okay. So what need to be done in order to increase iron absorption? Try to increase vitamin C rich foods along with iron rich foods, and cook plant foods that contain iron, and cook foods in the iron pots. That also will be helpful. And combine animal foods with the plant foods. Always mixed food absorption will be more. And decrease the consumption of tea, coffee and cola after the मील, बिकॉज इसमें जो केमिकल्स होता है, फिनॉल्स, कैफीन जो होता है, वो आयरन अब्जॉर्प्शन को धीमे कर जाता है. आयरन डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, क्यों हम आयरन की माप कर रहे हैं, व्हाई वी आर एस्टिमेटिंग आयरन लेवल्स? बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी हो गया तो आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, या हीमोग्लोबिन की लेवल्स कम हो जाएगा, उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है. तो एथलेट्स में अनीमिया बहुत कॉमन है. अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करना चाहिए? आयरन लेवल्स और हीमोग्लोबिन लेवल्स रेगुलरली एस्टिमेट करना है. अगर कम हो गया तो इमीडिएटली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देना है या कुछ मेडिसिन देके सिचुएशन को इम्प्रूव करना है. नहीं तो क्या होता है, हेवी ट्रेनिंग्स के दौरान एथलेट्स में अनीमिया हो सकता है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस कम हो सकता है. ठीक है. So what are the symptoms of iron deficiency anemia? Iron deficiency anemia होने की वजह से मसल स्पैज़म्स हो सकता है, और जब भी वो एथलेट भागेगा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएगा, बिकॉज देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा. इसकी वजह से हार्ट विल पंप हार्ड, इसकी वजह से हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ब्रीथलेसनेस भी हो सकता है. फेटिग भी ज्यादा होता है, फेटिग अकरेंस भी जल्दी हो जाता है, फेटिक जल्दी हो जाता है एनीमिक पीपल में, और परफॉर्मेंस कम हो जाता है, कभी कभी डिजीनेस, पेंटिंग, ये सब होता है. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ एनीमिया. एंड नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप इंक्लूड्स मिनरल्स. इसमें शामिल है कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम. These are the compounds which comes under minerals. We regularly test calcium and phosphate and magnesium levels in athletes in order to prevent nutritional deficiencies. Calcium का functions क्या-क्या होता है body में? Calcium is very versatile mineral. It performs lot of functions in our body. Calcium बहुत ज़्यादा काम करता है हमारा body में. आप सब लोगों को पता होगा calcium is important for bone function. Calcium is important for teeth formation. हम समझ, और कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन. आप लोगों को इतना ही पता होगा, मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए और बोन फॉर्मेशन, बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम चाहिए. लेकिन
Apart from bone formation and muscle contraction, calcium is important for many other functions in our body. Blood clot होने के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है. आपको पता है blood clotting happens only with the presence of calcium. अगर कैल्शियम लेवल्स कम हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी वजह से अननेसेसरी ब्लीडिंग हो जाता है. ओके. और मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को, सेल्स में जो मेम्ब्रेन्स होता है ना, उस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है. और हमारा बॉडी में जो एंजाइम्स है उसका काम ठीक से चलने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत है. और बॉडी में इंटरनल कार्गो सिस्टम होता है सेल्स में. सेल्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए इंटरनली एक कार्गो सिस्टम होता है, उसको चलाने के लिए भी हमें कैल्शियम चाहिए. So calcium is important for the transportation within the cells. और हार्ट फंक्शन को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए, और नर्वस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए. और ये जो कैल्शियम है वो सेकंड मैसेंजर जैसा भी काम करता है. हमारा बॉडी में सेल्स में इंटरनल कम्युनिकेशंस होने के लिए, कम्युनिकेशन फ्रॉम सेल टू सेल कम्युनिकेशंस होने के लिए भी कैल्शियम चाहिए. सो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल. It is important for bone and teeth formation. It is important for muscle contraction. It is important for enzyme activities to be happen. It is important for blood coagulation. Heart को ठीक से चलाने के लिए, internal transports को, cell communications को ठीक से चलाने के लिए, nervous function को चलाने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होता है. अगर कैल्शियम की लेवल्स ब्लड में कम हो गया, कैल्शियम लेवल्स कितना होना चाहिए? कैल्शियम लेवल्स होना चाहिए 9 to 10.5 mg per dl होना चाहिए. अगर 9 से कैल्शियम लेवल्स कम हो गया, क्या हो सकता है? हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं इस कंडीशन को. अगर कैल्शियम के लेवल्स 9 से कम हो गया, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया. ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम हो गया तो इस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सीमिया. अगर कैल्शियम के लेवल ज्यादा हो गया, मोर देन 11 हो गया, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया. बोथ आर डेंजरस. हाइपोकैल्सीमिया होने से क्या होता है? टेटानी हो जाता है. इसमें मसल स्पैजम्स हो जाता है. यू कैन सी ट्रेमर्स, मसल एक्टिविटी कंप्लीटली प्रॉब्लम हो जाता है. और हाइपरकैल्सीमिया हो गया तो क्या होता है? हाइपरकैल्सीमिया होने से किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है. कैल्शियम जो एक्सेस है वो स्टोन के रूप में चेंज होता है, उसकी वजह से किडनी स्टोन्स भी हो सकता है. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कैल्शियम लेवल्स इन द ऑप्टिमम रेंज. और ये जो फास्फेट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फास्फेट? Phosphate is also required for bone formation and teeth formation, and phosphate is also important for ATP synthesis, adenosine triphosphates. So ATP बनने के लिए हमें चाहिए फास्फेट. So फास्फेट की डिफिशियंसी हो गया तो एनर्जी लेवल्स कम हो सकता है, राइट? और फास्फेट डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस को मेंटेन करने के लिए भी हमें चाहिए. तो फास्फेट इज अनदर इंपॉर्टेंट मिनरल. फास्फेट लेवल्स कितना होना चाहिए बॉडी में? 2.5 to 4.5 होना चाहिए. अगर 2.5 से कम हो गया या 4.5 से ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है. तो फास्फेट मॉनिटरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट मिनरल इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की रोल क्या होता है? Magnesium is very important to maintain the activity of many enzymes in our body. In our body, nearly 300 enzymes requires magnesium to exhibit their function. More than 300 enzymes को उनका काम चलाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है हमारा बॉडी में. तो मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हो गया तो उन सब एंजाइम्स का फंक्शन बिगड़ जाएगा. उसकी वजह से हमको एनर्जी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, मसल हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगा, रिकवरी में भी प्रॉब्लम हो जाएगा. सो मैग्नीशियम इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत होता है. मसल रिलैक्सेशन होने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होता है. तो अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो एथलेट्स में हम देख सकते हैं मसल वीकनेस, मसल स्पैजम्स एंड altered CK response and lactate response after the exercise. तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से मेनली मसल स्पैजम होता है और रिकवरी में दिक्कत हो जाता है एथलेट्स के लिए. ठीक है. दूसरा ग्रुप है न्यूट्रिशनल मार्कर्स में, दूसरा ग्रुप है इलेक्ट्रोलाइट्स.
इलेक्ट्रोलाइट्स के ग्रुप में शामिल है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड. So these are called as electrolytes. These are very important to maintain fluid balance in our body. जब भी डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है, एथलीट्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, स्वेटिंग इज वेरी कॉमन. स्वेटिंग की वजह से कभी कभी ऑलमोस्ट 1.5 लीटर पानी खो जाता है बॉडी से स्वेट के रूप में. ओके, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल्स बढ़ जाता है. थैंक यू. इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स बढ़ जाता है. तो मोर इलेक्ट्रोलाइट्स मींस देयर इज लेस फ्लूइड इन द बॉडी. ओके, सो डिहाइड्रेशन को मापने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इस्तेमाल कर सकता है. न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड फ्लूइड बैलेंस को देखने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज कर सकते हैं. दूसरा ग्रुप है विटामिन. विटामिन में हम 2 विटामिन की टेस्टिंग नॉर्मली करते हैं. वो है विटामिन डी एंड विटामिन B12. As you all know, vitamin D is very important for bone health. Vitamin D का मेन काम क्या होता है? बोन हेल्थ को मेंटेन करना और कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करना. Vitamin B12 is important for your nervous system to function properly and for the formation of RBC. Okay, so अगर बॉडी में विटामिन डी की लेवल्स कम हो गया तो क्या होता है? अगर विटामिन डी लेवल्स कम हो गया तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम हो जाता है. उस कैल्शियम को रिप्लेस करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है बोन्स में, वो बोन को रिजर्व करेगा. बोन से कैल्शियम को रिलीज करके ब्लड में रिलीज करेगा. इसकी वजह से क्या होता है? बोन्स वीक हो जाता है. इसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जल्दी हो जाता है. देखो ये क्या हो रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन से कैल्शियम को रिलीज कर रहे हैं. इसकी वजह से बोन्स वीक हो जा रहा है. इसकी वजह से बोन्स में फ्रैक्चर्स हो रहा है. ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द विटामिन डी लेवल्स आर लो इन योर बॉडी. See, this is the healthy bone where the calcium deposition is normal. This is osteoporotic bone where the gaps are more. You know, calcium release हो गया तो bones become spongy जैसा हो गया, gaps ज्यादा हो गया, स्पॉन्ज जैसा सॉफ्ट हो गया. उसकी वजह से फ्रैक्चर्स जल्दी हो जाते. ठीक है. एंड विटामिन B12 is also called as methylcobalamin or cyanocobalamin. It is very important for the function of brain and nervous system, and ये RBC प्रोडक्शन के लिए भी important है. अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गया तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. मेगलो मतलब बड़ा, मेगा, बिग. ओके, सो इसमें आरबीसी की लेवल्स नॉर्मल से भी, आरबीसी की साइज नॉर्मल से भी बड़ा हो जाता है. ओके, लेकिन हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है. इसको हम कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. साइज नॉर्मल से बड़ा हो गया और हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है. इस कंडीशन को हम कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. ये होता है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में. Next group of parameters are muscle damage markers. Muscle damage markers are estimated to know muscle damage or to get the information about muscle damage. What are those parameters? Serum enzymes, namely creatine kinase and lactate dehydrogenase, myoglobin and myosin heavy chain fragments. These are the parameters we estimate to know muscle damage. Muscle damage है क्या देखने के लिए हम मापते हैं सीरम एंजाइम्स को, मतलब क्रिएटिन काइनेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को, मायोग्लोबिन और मायोसिन हेवी चेन फ्रैगमेंट्स को. ओके, muscle damage is very common when you are doing exercise. When you are doing exercise, wear and tear is very very common. कभी कभी heavy weights उठाने के वजह से और टेक्निक के वजह से muscle wear and tear होते रहते हैं. Okay, if your muscle damage is more, the contents which are present inside the muscle will be released into the blood. Okay, muscle में कभी कभी micro trauma हो जाता है that you can't feel also. Pain भी नहीं होगा लेकिन एक या दो फाइबर टूट जाता है. When you are exercising, when you are contracting and relaxing your muscle, कभी कभी छोटे छोटे फाइबर्स जो है मस्कुलर फाइबर्स है वो टूट जाता है. उसकी वजह से वो फाइबर्स में जो भी कंटेंट्स है वो बाहर आ जाते हैं. ओके, इसके वजह से ब्लड में
इन एंजाइम के लेवल्स बढ़ जाता है. What are the enzymes which are present inside the muscle? Creatine kinase and lactate dehydrogenase. अगर मस्कुलर डैमेज हो गया तो ये जो एंजाइम्स है वो मसल से बाहर आकर ब्लड में जमा हो जाता है. उसके वजह से ब्लड में इन एंजाइम का लेवल्स बढ़ जाता है जल्दी. ओके, क्विकली बढ़ जाता है एक्सरसाइज के बाद. तो ब्लड में इन एंजाइम को मापने से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है मसल डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, so in this graph you can see before race this is the creatine kinase level और post race के बाद रेस खत्म होने के बाद creatine kinase levels बढ़ गया है. सब लोगों में बढ़ गया है क्या? No, it is increased only minimum in few people, but in few people it is more. मतलब सब किन्हीं लोगों में muscle damage is more, किन्हीं लोगों में ये बहुत कम है. Okay, so estimation of creatine kinase will give information about the occurrence of muscle damage and extent of muscle damage. Muscle damage हो रहा है क्या और कितना हो रहा है, कितना muscle damage हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम मात्रा में, ये भी information मिलेगा. Here also you can see lactate dehydrogenase activity was this much before the race and after race it was increased. Okay. What is this creatine kinase or creatine phosphokinase and lactate dehydrogenase? Already you have covered this enzyme. Already we have covered about creatine kinase when we are discussing about कौन सा टॉपिक में कवर किया है हमने? fatigue के टॉपिक में. So you have phosphagen energy system, right? Phosphagen energy system में क्या है? Fuel, creatine phosphate is the fuel, right? Creatine phosphate is the fuel for phosphagen energy system. And when creatine phosphate is converted to creatine, ADP is converted to ATP. जो phosphate है creatine phosphate में वो donate होगा ADP के लिए, तो बनेगा ATP. Okay? इस रिएक्शन होने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता है, वो है क्रिएटिन काइनेज. इसी को हम कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज भी. Okay? Creatine kinase is the enzyme which is involved in phosphagen energy system. It is mainly present in muscle. Phosphagen energy system कहाँ शामिल है? मसल के अंदर. तो मसल में क्रिएटिन काइनेज की लेवल्स ज्यादा होता है. अगर मसल डैमेज हो गया तो मसल से ये बाहर आ जाता है ब्लड में, इसकी वजह से ब्लड में इनकी लेवल्स बढ़ जाता है. Okay? और one more thing that you have to learn about creatine kinase is creatine kinase की 3 आइसो एंजाइम्स रहता है बॉडी में. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिन काइनेज शामिल है हमारा बॉडी में. एक है CKMM टाइप, ये मेनली स्केलेटल मसल में रहता है. दूसरा है CKMB टाइप, ये मेनली रहता है कार्डियक मसल में. और तीसरा है CKBB, ये मेनली रहता है ब्रेन में. सो अगर मसल डैमेज हो गया तो CKMM लेवल्स बढ़ जाता है. अगर कार्डियक मसल डैमेज हो गया तो CKMB लेवल्स बढ़ जाता है. ब्रेन डैमेज हो गया तो CKBB लेवल्स बढ़ेगा ब्लड में. ओके, सो CKMM लेवल्स अगर बढ़ गया ब्लड में, इसका मतलब है स्केलेटल मसल की डैमेज हो गया, क्योंकि CKMM मेनली स्केलेटल मसल में रहता है. अगर CKMB की लेवल्स बढ़ गया, इसका मतलब ये है कार्डियक मसल की डैमेज हो गया. कार्डियक मसल डैमेज कब होता है? जब कार्डियक हार्ट अटैक हो जाता है. आफ्टर हार्ट अटैक, if you want to see whether the chest pain is because of heart attack or not, they will measure CKMB levels, क्योंकि अगर हार्ट अटैक हो गया तो CKMB levels बढ़ जाता है ब्लड में. अगर मस्कुलर डैमेज हो गया, एक्सरसाइज के दौरान डैमेज हो गया मसल का, वो देखने के लिए हम मापना चाहिए CKMM levels. ब्रेन कंकशन हो गया, ब्रेन में कुछ डैमेज है क्या देखने के लिए CKBB की मापना चाहिए. ओके, लेकिन हम total CK also we can measure all together also, but major part of CK is contributed by CKMM only. Okay, this makes almost 90% of CK in our blood. Second enzyme is lactate dehydrogenase. You have already covered about this enzyme also. Lactate dehydrogenase is the enzyme which converts pyruvate to lactate in anaerobic glycolysis. जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलता है हमारा बॉडी में, पायरुवेट
लैक्टेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखो पायरुवेट इज दिस वन एंड दिस इज लैक्टेट। See, for this NADH is utilized. Hydrogen ions are shifted here. 2 hydrogen ions are shifted attached to the pyruvate in order to make lactate. इस रिएक्शन चलने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता है, वो है lactate dehydrogenase. So lactate dehydrogenase is the enzyme of anaerobic glycolysis, and whenever there is muscle damage, lactate dehydrogenase levels increases in the blood. Just like CPK का आइसो एंजाइम्स है ना, 3 आइसो एंजाइम है, वैसा ही लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का भी 5 आइसो एंजाइम्स रहता है। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, इसमें 2 सब यूनिट्स होता है, H टाइप एंड M टाइप। अगर 4 H टाइप कंबाइन होकर LDH को बनाया तो इसको हम कहते हैं LDH1। ये मेनली हार्ट में रहता है और किडनीज में रहता है। LDH2 is mainly present in RBC, heart, brain and kidney, और LDH3 brain, lungs and white blood cells में रहता है। LDH4 and LDH5 are mainly present in skeletal muscle. अगर ब्लड में LDH5 या 4 की लेवल्स बढ़ गया तो इसका मतलब है skeletal muscle डैमेज हो गया। ओके, अगर LDH2 की लेवल्स बढ़ गया इसका मतलब है RBC लाइस हो गया, RBC ब्रेकडाउन हो गया। ओके, सो LDH की लेवल्स मापने से भी हम लोगों को मसल डैमेज के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। थर्ड पैरामीटर है मायोग्लोबिन। आप लोगों को मायोग्लोबिन के बारे में ऑलरेडी पता है। मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट स्टोर्स ऑक्सीजन इनसाइड योर मसल्स। अगर मसल डैमेज हो गया किसी के कारण के वजह से, या मसल डैमेज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी हो सकता है या एक्सीडेंट भी हो सकता है, मसल डैमेज अगर हो गया तो इमीडिएटली जो मसल के अंदर मायोग्लोबिन है वो बाहर आ जाता है और ये किडनी के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोग्लोबिनूरिया। अगर मायोग्लोबिन की लेवल्स यूरिन में ज्यादा हो गया तो, यूरिन में एक्सक्रीट हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोग्लोबिनूरिया। अगर मायोग्लोबिन की लेवल्स ब्लड में बढ़ गया तो उस कंडीशन को भी कहते हैं मायोग्लोबिन। अगर मायोग्लोबिन लेवल्स ब्लड में बढ़ गया तो वो भी एक मस्कुलर डिस्ट्रॉय का रीजन हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है। ओके, ब्लड में अगर मायोग्लोबिन लेवल्स 85 mg से ज्यादा हो गया तो देन वी कैन कंसिडर इट इज ड्यू टू मसल डैमेज। यूजुअली ये हम देखते हैं रैंडोमाइलोसिस में। रैंडोमाइलोसिस एक कंडीशन है, मोस्टली आफ्टर हेवी एक्सरसाइज देखा जाता है। रैंडोमाइलोसिस में मायोग्लोबिन की लेवल्स नॉर्मल से बढ़ जाता है। ठीक है, और मायोसिन हेवी चेन फ्रैगमेंट्स। You try to recollect the structure of muscle. Muscle is made up of 2 types of proteins, actin and myosin. If you see the myosin is the protein which makes the thick filaments. It will have heavy chains and light chains. So if muscle damage occurs, then myosin heavy chain. Yes, Munish?